नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में पिछले 24 घंटों में कीमतों में नरमी का दौर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स क्रिप्टो मार्केट पर बाइनेंस और इसके पूर्व सीईओ सीजी की कानूनी परेशानियों के संभावित प्रभाव का आकलन कर रहे हैं और स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम ETFs पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि एनालिस्ट क्रिप्टो करेंसी के बीच हालिया कंसोलिडेशन फेज को बुलिश मूव के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बता रहे हैं। हफ्ते के उच्च स्तर पर बंद होने के बाद BTC ने $37,500 के स्तर को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी फिलहाल 0.6% गिरकर $37,526 पर ट्रेड कर रही है। ईथर भी $2,000 के प्रमुख स्तर से ऊपर बना हुआ है। ये वर्तमान में 0.7% की गिरावट के साथ $2,068 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि क्रिप्टो मार्केट का आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक है, विशेष रूप से बाइनेंस के सीईओ सीजी द्वारा फेडरल चार्जेस के लिए दोषी मानने पर सहमति के बाद, जिसकी वजह से $4.3 बिलियन का जुर्माना लगाया गया और सीईओ के रूप से उनका इस्तीफा हो गया। हालांकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसके प्रभाव पर अलग अलग विचार रखते हैं। एनालिस्ट के अनुसार वॉश ट्रेड की घटनाओं के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट्स में पॉसिबल मैनिपुलेशन के संबंध में चिंताएं हैं, जो मार्केट में अनिश्चितता का कारण बन सकती हैं। इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स को सावधानी पूर्वक ऑप्टिमिस्टिक रहने की सलाह दी है और सुरक्षा के लिए बिटकॉइन और इथेरियम को एक्सचेंजेस से दूर रखने की सलाह दी है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.72% घटकर $1.43 ट्रिलियन हो गई है। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 31.6% बढ़कर $40.8 बिलियन हो गया है। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.5 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $36.8 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 11.1% और 90.3% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.4% है, जो दिन के दौरान 0.03% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.71% कम होकर 47,561 पर आ गया। इस बीच एनालिस्ट बिटकॉइन और ईथर प्राइस मूवमेंट पर ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं। वे वर्तमान घटना को एक टेम्पररी सेटबैक के रूप में देखते हैं और अंततः लॉन्ग रन में एक हेल्दियर मार्केट की ओर ले जाएंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज ZipMax थाईलैंड ने टेम्पररीली ट्रेडिंग और विड्रॉल्स सस्पेंड कर दिए हैं। यूजर्स 31 जनवरी 2022 तक विड्रॉल्स जारी रख सकते हैं, जिसके बाद उन्हें विड्रॉल्स की प्रोसेस के लिए कॉन्टैक्ट सपोर्ट करना होगा। ये निर्णय कई चुनौतियों के बाद आया है, जिसमें लिक्विडिटी इश्यूज के कारण यूजर पेमेंट्स में देरी, जेनेसिस और बेबल फाइनेंस के साथ संबंध के कारण क्रेडिटर्स को भुगतान करने में कठिनाइयां और 2023 की शुरुआत में $100 मिलियन की खरीद शामिल है। एक्सचेंज थाईलैंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रडार के तहत था। लोकल रेगुलेशंस का उल्लंघन करने के लिए और बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो फंड मैनेजर के रूप में काम करने से इनकार करने या स्वीकार करने के लिए एक दिन था। यूके के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को फंड टोकनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो ट्रेडिशनल रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस से हटकर है। इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि फंड टोकनाइजेशन एक अधिक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल इंडस्ट्री को जन्म दे सकता है, जो फंड की सर्विसिंग में शामिल सभी पार्टीज के बीच साझा की जाने वाली रियल टाइम रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम की शुरुआत कर सकता है। इसकी वजह से फंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम होगी, रिकंसिलिएशन प्रोसेसेस सरल होंगे और सेटलमेंट का समय तेज होगा। रिपोर्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इन्वेस्टर्स के लिए केटरिंग के महत्व पर जोर देती है और सेक्टर में कई प्रकार की फर्म्स के लिए अवसर प्रदान करती है। यूके में टोकनाइज्ड फंड्स स्थापित किए जाने चाहिए, FCA ऑथराइज्ड होना चाहिए और एग्जिस्टिंग लीगल और रेगुलेटरी रूल्स को बदले बिना ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होना चाहिए। यूके गवर्नमेंट इस ब्लूप्रिंट मॉडल का समर्थन करती है। इसे एसेट मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी की भूमिका को आगे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम और इनोवेशन के लिए देश के खुलेपन का प्रमाण मानती है। जापानीज टेक्नोलॉजी फर्म एग्रस इनकॉर्पोरेशन ने विशेष रूप से ग्रीन हाउस फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर में लेबर इंटेंसिव टास्क को संभालने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। साइटामा प्रीफेक्चर के हान्यू में एक खेत में खीरे की कटाई के लिए डिजाइन किए गए रोबोट ने एक कैमरे और प्रीफेड ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके खीरे की परिपक्वता निर्धारित करने में सक्षमता का प्रदर्शन किया। फार्म के प्रमुख ताकेशी योशिदा ने कहा कि रोबोट उम्मीदों से बढ़कर है और इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। एग्रस का रोबोट गति में सुधार के संभावित क्षेत्रों के साथ हर 2 मिनट में 1 से 3 स्फीयर्स काट सकता है।
कंपनी को भरोसा है कि जापान भर में अधिक ग्रीन हाउस फार्म फसल के लिए उसके एआई आधारित रोबोट पर निर्भर होंगे, खासकर जब देश को लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। स्क्वायर एनिक्स ने अपने ब्लॉकचेन समर्थित गेम सिम्बियोजेनेसिस के लिए NFT ऑक्शनिंग शेड्यूल की घोषणा की है। पहला ऑक्शन 27 से 28 नवंबर तक होगा, उसके बाद दूसरा 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा और फाइनल राउंड 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक होगा। पहले ऑक्शन में 10 यूनिक NFT कैरेक्टर्स पेश किए जाएंगे, दूसरे में 90 एडिशनल कैरेक्टर्स पेश किए जाएंगे। वन और फाइनल राउंड में 400 NFT कैरेक्टर्स का योगदान होगा। पहला फेज विशेष रूप से स्टेक होल्डर्स के लिए उपलब्ध होगा, जबकि बाद के फेसेस परमिशन बेस्ड एंट्री कैंपेन के लिए खुले होंगे। ये कैंपेन 7 नवंबर से 21 नवंबर तक चला, जिसमें कलेक्टर्स ने सिम्बियोजेनेसिस यूनिवर्स के एक प्रोटोटाइप के भीतर क्विज़ेस और ट्रेजर हंट्स में भाग लिया। ब्लॉकचेन गेम और मेटावर्स प्रोजेक्ट एक्सी इन्फिनिटी ने एक नई पहल शुरू की है, जो नॉन फंजिबल टोकन ओनर्स को ऑथराइज मर्चेंडाइज प्रोड्यूस और सेल करने की अनुमति देती है। गेम के डेवलपर स्काई मेविस ने एक्सी इन्फिनिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक डेडिकेटेड मर्च स्टोर लॉन्च किया है। ये कदम यूजर जनरेटेड कंटेंट और कमर्शियलाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिस्टिक और ओरिजिन एक्सीज रखने वाले 4,877 एक्सी NFT होल्डर्स का एक चुनिंदा ग्रुप अब कैफेज, कॉमिक्स, रेस्टोरेंट्स और टॉय कलेक्शंस जैसे बिजनेसेस को लॉन्च करने के लिए अपने NFT कैरेक्टर्स को मैस्कट्स के रूप में उपयोग कर सकता है। वर्तमान में कमर्शियल रिस्ट्रिक्शंस टोटल 11.9 बिलियन एक्सी मॉन्स्टर NFTs में से 5,000 से कम पर लागू होती हैं, जो अभी एक्सी मॉन्स्टर का केवल 0.04% है। एक ऑफिशियल एक्सी इन्फिनिटी मर्च स्टोर लॉन्च किया गया है, जिसमें स्क्विशमैलो स्टाइल प्लश टॉयज, $300 की फिगरीन और ब्रांडेड अपैरल्स शामिल हैं। अवलांच का NFT सेल्स वॉल्यूम इस साल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, जो 24 घंटों के भीतर $1.4 बिलियन तक पहुंच गया। डोक्यो कलेक्शन, जिसने 24 घंटों के भीतर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम दर्ज किया, 47% से अधिक बढ़ गया, जिससे अवलांच नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण NFT सेल्स के साथ टॉप 5 चेन्स में पहुंच गया। क्रिप्टो स्लैम के अनुसार डोक्यो कलेक्शन वर्तमान में $990,000 से अधिक की चौथी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम रखता है। अवलांच NFT वॉल्यूम का पीक 24 नवंबर को था, जो 3 महीनों में हाईएस्ट पॉइंट था। महीने के लिए टोटल NFT वॉल्यूम $7 मिलियन से अधिक हो गया है, लेकिन चार्ट गिरावट का संकेत देता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार वर्तमान वॉल्यूम $33,000 के आसपास है। पेंटागन अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। रेप्लिकेटर इनिशिएटिव का लक्ष्य 2026 तक हजारों AI एनेबल्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स को मैदान में उतारना है। ये कदम ग्लोबल कंपेटिटर्स, विशेष रूप से चाइना और रशिया से कथित खतरे से प्रेरित है, जो मिलिट्री डोमेन में AI एडवांसमेंट्स भी कर रहे हैं। डिफेंस डेप्यूटी सेक्रेटरी कैथलीन हिक्स के तहत रेप्लिकेटर का लक्ष्य यूएस मिलिट्री के भीतर छोटे, स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव AI प्लेटफॉर्म्स को अपनाने में तेजी लाना है, जो संभावित रूप से वेपनाइज्ड AI सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट को प्रभावित कर सकता है। हालांकि डिफेंस डिपार्टमेंट को लेटेस्ट मशीन लर्निंग सफलताओं को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से रेप्लिकेटर से जुड़ी इमेंस टेक्नोलॉजिकल और पर्सनल चैलेंजेस के साथ। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने एक स्किल्स प्राप्त करके और उभरती हुई तकनीक से परिचित होकर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे रहने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कैलिफोर्निया के निवासियों को स्टेट गवर्नमेंट के वर्कफोर्स का समर्थन करने और जेन AI इकोनॉमी में आवश्यक स्किल्स के नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करने के लिए जेन AI में एजुकेशनल और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच होनी चाहिए। रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स के फोरकास्ट का हवाला दिया गया है, जो दर्शाता है कि संभावित प्रोडक्टिविटी गेन्स के बावजूद जेन AI से दुनिया भर में 300 मिलियन नौकरियों पर असर पड़ने की उम्मीद है। राज्य को वर्कर्स को ट्रेनिंग और समर्थन देने में नेतृत्व करना चाहिए, जिससे उन्हें AI इकोनॉमी में भाग लेने की अनुमति मिल सके और कैलिफोर्निया में बिजनेसेस को लोकेट करने और हायर करने की मांग पैदा हो सके। जेन AI एजुकेशन इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और वोकेशनल स्कूल्स में शुरू होनी चाहिए। मोज़ाम्बिक अपनी उच्च सुरक्षा वाली जेल्स में ट्यूबरकुलोसिस से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व पहल लागू कर रहा है। ये प्रोग्राम TB के कैदियों का तेजी से परीक्षण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स का उपयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र समर्थन स्पॉट TB पार्टनरशिप द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य बीमारी की अर्ली डिटेक्शन और रोकथाम करना है। लोकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की 3 जेलों में AI टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर परीक्षण कर रहा है, जिससे 5 मिनट से भी कम समय में रिजल्ट्स मिलेंगे।
ट्रेडिशनल मेथड से एक महत्वपूर्ण सुधार जिसमें 3 दिन तक का समय लग सकता है। एआई प्रोग्राम अधिकतम सुरक्षा वाली जेल के कोर्टयार्ड में रिजल्ट्स को प्रोसेस करता है, जो टीबी से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कंफाइंड स्पेसेस में तेजी से फैलने के लिए जाना जाता है। यूएन ने बताया कि 2022 में मोज़म्बिक की जेलों में क्षमता से 50% अधिक कैदी थे। एआई संचालित कार्यक्रम का उद्देश्य पॉजिटिव केसेस की तुरंत पहचान करना, प्रभावित कैदियों को अलग करना और जेल की दीवारों के भीतर आगे ट्रांसमिशन को रोकना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।